जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद अब होने वाले चुनाव से पहले दोस्तों भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल से मिले नेपाली पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। आखिरकार क्या होने वाला है दोस्तों नेपाल के चुनाव में, भारत कैसे बड़ा खेल करने वाला है, साथ ही साथ आपको बताएंगे लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के पास चीन एक बार फिर अपनी नापाक चालों के साथ सामने आया है। मानता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, इस बार उसने एक नया कदम उठाया है जो भारत के लिए बहुत बड़े किसी खतरे से कम नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस जितना ज्यादा दोस्ती हो सके पाकिस्तान से निभाते नजर आ रहे हैं, वो नई नई चीजें नए नए प्रोजेक्ट साइन करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे इस बार यूनुस ने कौन सा बड़ा कदम उठा लिया पाकिस्तान के साथ, तो वहीं चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ कौन सा गैंग बना रहा पाकिस्तान, मोहम्मद यूनुस ने वहां पर भी दिया उसका साथ दोस्तों। वहीं ट्रंप की कैद में चीन का सदाबहार दोस्त मादुरो तो यूनाइटेड नेशन में भिड़ गए। दोनों देश अमेरिका को मिली बड़ी चेतावनी, जिसके बाद अमेरिका ने भी चीन रशिया को दिखाई आंख। किसी बहुत बड़े झड़प की खबर है दोस्तों, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन झड़पों को लेकर सबसे पहले आपको बताएंगे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति कूटनीति वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चल रही है दोस्तों, और भारत कुछ ही सालों में सुपर पावर कंट्री बनेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल में जेन ज़ी तख्ता पलट के बाद जल्द ही नया चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव से ठीक पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी बेटी के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की है। नेपाली मीडिया के मुताबिक डोभाल से प्रचंड की यह मुलाकात रविवार 4 जनवरी को ही। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 5 मार्च को होने जा रहे आम चुनाव के जरिए देश के लोकतंत्र की रक्षा करने पर फोकस किया गया। डोभाल ने प्रचंड के लिए दिल्ली के एक होटल में डिनर का आयोजन किया। माना जा रहा है कि इस उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल के वर्तमान राजनीतिक हालात और रणनीतिक जरूरत पर चर्चा हुई। दोस्तों CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड और डोभाल के बीच बातचीत में मुख्य फोकस इस बात पर था कि आम चुनाव होना ही देश के राजनीतिक संक्रमण का मूलभूत हल है। यह बैठक बेहद संवेदनशील समय में हो रही है, जब जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद KP शर्मा ओली की सरकार गिर चुकी है। वहीं सुशील कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रखा है। सूत्रों का कहना है कि यह चर्चा तब हुई है जब नेपाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। उन्होंने कह दिया है कि अजीत डोभाल ने सुझाव दिया कि वर्तमान राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए नेपाल को तत्काल चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में डोभाल ने भारत का रुख साफ कर दिया है कि यह चुनाव न केवल प्रक्रियागत जरूरत है बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे के संरक्षण के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। डोभाल ने कथित रूप से प्रचंड से यह भी कहा कि चुनाव ही राजनीतिक सिस्टम को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। भारत अपने पड़ोस में राजनीतिक स्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक बहुमत हासिल करना लोकतंत्र को बचाए रखने का सबसे अच्छा विकल्प है। भारत के नेपाल में चुनाव पर जोर दिए जाने पर प्रचंड ने आश्वासन दिया कि देश में इसको लेकर आंतरिक सहमति है। प्रचंड ने डोभाल से कहा कि राजनीतिक दल चुनाव का विरोध नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से ओली चीनी समर्थक नेता हैं, ऐसे ही प्रचंड दोस्तों कहीं ना कहीं भारत का समर्थन लेने के लिए अजीत डोभाल से इन्होंने मुलाकात की। और अगर अजीत डोभाल जी ने उनके लिए खास डिनर का आयोजन किया तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी। और कुछ बातें जो सामने नहीं आती, जो कि नेपाल को साधने के लिए भारत ने किया होगा दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बार माना यह जा रहा है कि नेपाल में होने वाले चुनाव में भारत बाजी मार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि चीन को बड़े झटका देने की तैयारी कर ली है दोस्तों। नेपाल में गठबंधन करने जा रही है 4 बड़ी पार्टियां। इस चुनाव में चीन को बड़ा झटका लग सकता है। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए नेपाल की जो 4 बड़ी पार्टियां हैं, जिनमें की नेपाली कांग्रेस, ओली की UML पार्टी, प्रचंड की नेकपा और समाजवादी नेपाल गठबंधन करने पर विचार कर रही है। दरअसल हाल ही में SP ने काठमांडू के मेयर बालन शाह के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है। इसी गठबंधन को टक्कर देने के लिए बाकी 4 पार्टियां भी मैदान
मैदान में उतर सकती हैं, जो चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां भारत के खिलाफ बयान देने वाले बालन शाह को पटकनी देने के लिए ताकत झोंकेंगी। बालन शाह भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उन्होंने साल 2023 में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। साल 2023 में काठमांडू के मेयर बालन शाह ने फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग पर नाराजगी जताते हुए काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगाने की चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि सीता नेपाल की बेटी है, भारत की नहीं। साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी लगवाया था। दोस्तों, ऐसे में अब चीन समर्थित इस पार्टी को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। ये बाकी चार पार्टियां भारत के लिए बम पर फायदा होने वाला इस बार नेपाल में बड़ी कूटनीतिक चाल। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पेंगोंग झील के पास चीन की नई चाल, बफर जोन में बनाया सर्विलांस टावर। क्या है फिंगर विवाद, बता दें। लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के पास चीन एक बार फिर अपनी नापाक चालों के साथ सामने आ चुका है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन बफर जोन के बेहद करीब तेजी से सैन्य इमारतें, सड़कें और पक्के ढांचे बना रहा है। और इसका खुलासा दोस्तों भारतीय मीडिया की ओर से किया गया है, जहां बफर जोन के पास चीन की हिमाकत उनके कैमरे में कैद हुई है। लद्दाख में LAC के पास स्थित इस पहाड़ी इलाके को फिंगर्स एरिया कहा जाता है। बफर जोन के पास चीन द्वारा बनाए जा रहे सैन्य ढांचों, सड़कों और सर्विलांस पोस्ट की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, जो बीजिंग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पेंगोंग झील जहां दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र, वहीं भारत और चीन के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह भी है कड़ाके की ठंड में झील का एक हिस्सा जम चुका है। ऐसी ही भारत और चीन के रिश्तों पर भी बर्फ जमी हुई है। पेंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उभरते हुए हिस्सों को भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। ये पहाड़ियां उंगलियों की तरह दिखती है, इसलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। उनकी कुल संख्या 8 है। भारत का दावा है कि LAC फिंगर 8 तक है, जबकि चीन कहता है कि LAC सिर्फ फिंगर 2 तक है। यही विवाद की जड़ है। सर्विलांस टावर पेंगोंग झील के इलाके पर चीन की नजर रखने का जरिया है। चोटी पर बैठकर चीन यहां से पूरे इलाके की जासूसी कर सकता है। चीन खुद तो अपने क्षेत्र की तरफ टावर, सड़कों का निर्माण और पोस्ट बनाता रहता है, लेकिन जब LAC के पास अपने क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य भारत करता है तो चीन उसका विरोध करने लगता है और घुसपैठ की साजिश रचता है। चीन ने LAC के जिस हिस्से में अपना सर्विलांस टावर लगाया है, वहां से चोटी पर बैठकर वो पेंगोंग झील के इलाके की जासूसी कर सकता है, अपने सबसे खतरनाक मंसूबों का अंजाम दे सकता है। दोस्तों, अब देखना ये होगा भारत इस खुलासे के बाद क्या बड़ा कदम उठाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान से J-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा बांग्लादेश। ISPR का सबसे बड़ा खुलासा भारत की बढ़ाने वाला है ये टेंशन। दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 थंडर लड़ाकू विमानों की खरीद करेगा। यह खुलासा पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने किया है। ISPR ने मंगलवार को कह दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एयर चीफ ने J-17 थंडर एयरक्राफ्ट की संभावित खरीद पर विस्तार से चर्चा की। जी हाँ, F-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। पाकिस्तान कई देशों से डील करके इस लड़ाकू विमान की बिक्री कर चुका है, लेकिन इसे खरीदने वाले आज भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ISPR के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स बोले तो PAF के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख ने एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की बैठक में ऑपरेशनल सहयोग और संस्थागत तालमेल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और एरोस्पेस प्रगति में सहयोग पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ कौन सा गैंग बना रहा पाकिस्तान, इस पर यूनुस का बांग्लादेश भी आया साथ। बता दे, दक्षिण एशिया में बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इस इलाके के देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है ताकि वो अपने हितों को साध सके। इसमें पाकिस्तान का साथ चीन और बांग्लादेश दे रहे हैं। ये तीनों देश दक्षिण एशिया के बाकी देशों को नए सार्क में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। दरअसल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोले तो सार्क लंबे समय से निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतें हैं, जिससे लगभग हर पड़ोसी
पड़ोसी परेशान हैं। इसी कारण भारत ने सार्क का बहिष्कार किया हुआ है, जिसे बाकी सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि अब बांग्लादेश में सत्ता बदलने और मोहम्मद यूनुस के काबिज होने के बाद पाकिस्तान को बड़ा मौका दिखने लगा है। चीन भी इसमें खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सभी दक्षिण एशियाई देशों को नए क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल होने का प्रपोजल दे रहा है। हालांकि इन 3 देशों के अलावा किसी भी अन्य ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना ऐसे किसी भी गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान का यह प्रस्ताव सिर्फ जुबान तक ही सीमित है और धरातल पर उतरने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों, इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के खिलाफ यह नया गठबंधन क्या हो पाएगा कामयाब। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का दावा है कि इस नए गुट का मकसद कोऑपरेशन है, टकराव नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असली निशाना भारत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की अध्यक्षता में होने वाले सार्क की बैठक का बहिष्कार किया था, जिसका दूसरे सदस्य देशों ने भी समर्थन किया था। इस वजह से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और भारत को बाईपास करके नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस घोषित रूप से भारत विरोधी विदेश नीति चला रहे हैं। ऐसे में वो भी सार्क के इस कथित नए स्वरूप को लेकर उत्साहित हैं और हो सकता है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश इसमें शामिल भी हो जाए। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका को मिली बड़ी चेतावनी, ट्रंप की कैद में चीन का सदाबहार दोस्त। यूनाइटेड नेशन में भिड़े दोनों देश बता दें, बीते हफ्ते वेनेजुएला में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर जो भी कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठवा लिया। मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल न्यूयॉर्क के कैद में है और उनके खिलाफ ड्रग्स से जुड़ा मुकदमा शुरू कर दिया गया है। मादुरो के साथ हुई इस घटना से वेनेजुएला का ट्रेड पार्टनर चीन बेहद नाराज हो गया है। चीन के टॉप डिप्लोमेट ने संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क लेकर जाने के अमेरिका के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। वेनेजुएला में चीन एक बड़ा स्टेक होल्डर है और ऐसे में उसकी यह प्रतिक्रिया जायज मानी जा रही है। चीन आमतौर पर गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना की गई सैन्य कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। अमेरिका ने चीन के ऑल वेदर यानी सदाबहार स्ट्रेटेजिक पार्टनर माने जाने वाले देश के नेता को आधी रात उसके ही देश की राजधानी से उठवा लिया गया, तो चीन के लिए बड़ा झटका है। चाइना ने अमेरिका पर खुद को दुनिया का जज समझने का आरोप लगाया है। चीन ने इस कार्रवाई की वैधता को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को टारगेट भी किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में पाकिस्तान के अपने समकक्ष से मुलाकात के दौरान कहा था कि हम कभी यह नहीं मानते कि कोई भी देश दुनिया का पुलिस वाला बन सकता है, न ही हम यह स्वीकार करते हैं कि कोई देश खुद को दुनिया का जज घोषित करे। संयुक्त राष्ट्र में बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मादुरो को पकड़ने के फैसले पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका का यह कदम खतरनाक मिसाल बन सकता है। यूएन में संबोधित करते हुए चीन के अस्थायी मिशन के प्रभारी सुन लेई ने अमेरिका की कार्रवाई पर हैरानी जताई और उसकी निंदा की। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कह दिया कि इतिहास के सबक हमें कड़ी चेतावनी देते हैं। सैन्य ताकत समस्याओं का समाधान नहीं है और अंधाधुंध बल प्रयोग से केवल और बड़े संकट ही पैदा होंगे। वहीं दोस्तों, वेनेजुएला से टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वार्ड ने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी भी दादागिरी को नहीं चलने देगा। राजदूत माइक वार्ड ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी देते हुए ऐसा कहा। दोस्तों, चीन को जवाब दिया अमेरिका ने कि पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा इलाका है और हम इस पर किसी का भी इंटरवेंशन स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया, दोस्तों क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत? भारत के नजरिए से जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या है भारतीयों की राय, आप लोगों की राय कमेंट जरूर करिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।